हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम को हमने जब पिछले लेक्चर में पढ़ा तो राइबोसोम को अपन ने बोला टकला। टकला मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस होता है। तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? क्या इन्हें अपन सेल ऑर्गेनेली कॉन्सेप्ट कंसिडर करते हैं? तो बोलते हैं इन्हें कहीं ना कहीं अपन सेल ऑर्गेनेली कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अपन कहीं पे भी सेल ऑर्गेनेल्स का वर्ड यूज नहीं करते हैं। सेल ऑर्गेनेल जैसा अपन वर्ड यूज नहीं करते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये मिलता है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल लिविंग सेल है तो वहां पे भी प्रोटीन बनता है, और यूकैरियोटिक सेल है इसमें भी प्रोटीन बनता है। तो दोनों जगह अगर प्रोटीन बनता है तो ये दोनों जगह मिलता है। तो बोलते हैं हाँ, दोनों जगह मिलता है, क्योंकि लिविंग बॉडी को सस्टेन करने के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट तो होता ही है। और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम है। राइबोसोम का जो नाम है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। देखो, राइबोसोम, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? आरएनए। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो आरएनए है, आरआरएनए जो है, जिसे अपन राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं, वो और प्रोटीन मिलके ये पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। और इसका नाम अपन बोल देते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, और इसका ऐसे नॉर्मल नाम बोल देते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम एक प्रोटीन बनाने वाली बॉडी है, सोमा यानी बॉडी होता है। तो राइबोसोम एक बॉडी है जो क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। डिस्कवरी के बारे में बात करें तो एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है जॉर्ज पेलार्डे। जॉर्ज पेलार्डे नाम के साइंटिस्ट। अच्छा, ये इतना छोटा ग्रेन्यूल है सेल के अंदर, जो जब तक आपके मार्केट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया तब तक इसका प्रॉपर फंक्शन पता नहीं चल पाया। हालांकि सेल में प्रोटीन तो पहले भी बन रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि प्रोटीन बना कौन रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी इस नेचर में या फिर इस मार्केट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया, तब अपन को पता लगा कि हाँ, एक छोटी यूनिट है जो बहुत ही छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखती है। तो जितने भी छोटे स्ट्रक्चर है सेल में, उनका डिस्कवरी कब हुआ है? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल थे उनके बाद के जो माइक्रोस्कोप है, जो वेल डेवलप्ड है, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया तब जाके सेल ऑर्गेनेल्स जो बहुत छोटे उनके बारे में अपन को पता चल पाया। उन्हीं में एक ये राइबोसोम भी है। तो राइबोसोम की डिस्कवरी देखो तभी ये 1950 के आसपास ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मार्केट में कब आया? 1950 के आसपास ही आया था। तो इन्होंने जॉर्ज पेलार्डे ने 1953 में इसको डिस्कवर कर लिया, और ऐसा बोला गया कि एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मिलता है सेल में जो प्रोटीन बनाता है। उसके बाद में यहाँ पे बोलते हैं कि मिलता कहाँ पे, लोकेशन क्या है? तो लोकेशन दोनों सेल में बात कर लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल डिजाइन कर रखी है समझने के लिए। मैंने सारे सेल और ये सेल के पार्ट्स नहीं बनाए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इसका न्यूक्लियस है। मतलब न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियोइड है, तो ये इसका डीएनए पड़ा हुआ है इधर। और इधर जो ये मैंने टकली स्ट्रक्चर बनाई, जिसमें मैंने दो यूनिट दिखाई, एक छोटी यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है। ये सब क्या है? राइबोसोम है। तो मुझे बताओ इस सेल में ये राइबोसोम मिलता कहाँ पे? तो ये मेम्ब्रेन माउंटेड तो वैसे भी नहीं है, तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। तो ये यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में सारी चीजें साइटोप्लाज्म में पड़ी होती है, इसलिए ये भी कहाँ पे मिलता है? साइटोप्लाज्म में ही मिलता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके बाद मैं यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में क्या है यार? बेस सेंटर में न्यूक्लियस है, और मैं अगर इस सेल को प्लांट सेल मान लूं तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्लांट सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये प्लास्टिड है, मतलब क्लोरोप्लास्ट, जिसे अपन किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में भी मिलता है। तो यूकैरियोटिक सेल में, इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी जगह राइबोसोम मिलता है। यूकैरियोटिक सेल में देखो साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिल रहा है। क्या राइबोसोम और कहां पे मिल सकता है? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी अटैच हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आपको राइबोसोम देखने को मिल सकता है भाई, ये राइबोसोम यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये प्लास्टिड के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम क्या होता है? उस साइटोप्लाज्म को अपन क्या नाम दे देते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में भी राइबोसोम मिलता है। क्या ये राइबोसोम और ये राइबोसोम सेम है? तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये सेम नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसा राइबोसोम है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये फ्लूइड भरा होता है, जिसका अपन इसके साइटोप्लाज्म को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, तो मैट्रिक्स में भी ये राइबोसोम मिलता है। क्या सारे राइबोसोम सेम है? तो ये राइबोसोम और ये राइबोसोम सेम नहीं है, लेकिन ये राइबोसोम और ये राइबोसोम सेम है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को और ये क्लोरोप्लास्ट को अपन एक नाम से और नाम से बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं सेल विद इन सेल, सेल में सेल जैसा पार्ट। तो सेल में सेल जैसा पार्ट ये है,
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसमें खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, इसके अंदर भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। इसका मतलब ये सेल जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसके जितने भी अंदर वाले जो पार्ट है इन पे भी मेम्ब्रेन नहीं होती और यहाँ पे भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसे है। तो ऐसा ही तो बोला गया है नेचर में कि एक यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बन गई, तो बोला एक सेल में दूसरी सेल फंस गई और वो फंस के एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगी। जैसे ये एक बड़ा चेंबर है, इसमें छोटा चेंबर फंस गया और इसको बोला गया तू बाहर नहीं जाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसको बोला तू यहाँ पे खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, इसको बाहर नहीं जाने दिया गया, तो ये सेल में सेल फंस गया ना यार, एक बड़े चेंबर में छोटा चेंबर फंस गया। लेकिन यहाँ पे जो राइबोसोम रखता है वही तो यहाँ पे रखता है, इसलिए यहाँ पे जो राइबोसोम है जो इस माइटोकॉन्ड्रिया में और ये क्लोरोप्लास्ट में जो मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में ये राइबोसोम सेम है। तो ये जो राइबोसोम है ये 70S टाइप है, ये भी 70S टाइप है, ये 80S टाइप है। तो यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है मेन, उसका नाम है 70S राइबोसोम। अब ये 70S में क्या बोल रहा हूं अभी बताता हूं मैं आपको। और 80S जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है 70S टाइप। तो 70S टाइप यूकैरियोटिक सेल में क्या साइटोप्लाज्म मिलता है, तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये मिलता है मैट्रिक्स में और स्ट्रोमा में मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम नहीं मिलता, ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन नहीं सब। एस का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं 70S 80S, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है अगर नॉर्मल सी बात करें तो ये जो जब भी इसकी डिस्कवरी की गई थी शुरुआत में, तो ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है या फिर ये मैट्रिक्स है स्ट्रोमा, इनमें से ये ग्रेन्युलर पार्टिकल बाहर निकालेगी और बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में डालेगी। देखो एक टेस्ट ट्यूब में ऐसे डाल देगी, मान लेता हूं कि एक टेस्ट ट्यूब थी मेरे पास में और उस टेस्ट ट्यूब को मैंने ऐसे लगाया और ऐसे मैंने टेस्ट ट्यूब लगा दी। इसमें टेस्ट ट्यूब लगा के मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ पे ये राइबोसोम भर दी, दोनों तरीके के राइबोसोम भर दिए और अब मैं इसे घुमा रहा हूँ। जब मैं इसे घुमाता हूँ ऐसे, तो क्या होते हैं, ये जो हेवी पार्टिकल होते हैं वो हेवी पार्टिकल ज्यादा दूर जाके सेडिमेंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट इसके बारे में बताता है और बोलता है कि जो चीजें दूर जाके सेडिमेंट हुई है, तो सबसे दूर सेडिमेंट हुआ पार्ट है वो हेवी है। और हेवी राइबोसोम जो है वो 80S टाइप का है और जो हल्का है जो पहले सेडिमेंट हो गया है उस हेवी से पहले, उसे अपन बोल देंगे। तो इस तरीके से ऐसे अपन ऐसे समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे 80S राइबोसोम चिपक गया और यहाँ पे कहीं ना कहीं 70S राइबोसोम चिपक गया, जिससे अपन को पता लग रहा है कि ये सेडिमेंट हो। जैसे अपन एक पानी में मिट्टी के दाने घोल देते हैं तो वो गुदला हो जाता है ना, पानी गंदा पानी हो जाता है। उस पानी में अगर अपन थोड़ा सा उस पानी को रख दे कहीं पे तो वो मिट्टी ऐसे सेडिमेंट हो जाती है। इसी तरीके से एक टेस्ट ट्यूब में मैंने राइबोसोम घुमाए और फिर मैं जब रुका तो नीचे नीचे कौन सेडिमेंट हो गया, 80S टाइप, ऊपर कौन सेडिमेंट हुआ, 70S टाइप। तो इसे अपन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं और स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे इसे स्वेडबर्ग कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो 70S और 80S टाइप के राइबोसोम आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनकी दो सब यूनिट होती है, एक राइबोसोम में दो सब यूनिट है, एक सब यूनिट है छोटी, एक सब यूनिट है बड़ी। अच्छा, छोटी और बड़ी सब यूनिट जब दोनों साथ में होती है ना तभी ये प्रोटीन बनता है, अदरवाइज ये प्रोटीन नहीं बनता। मान लेता हूं कि ये कोई अपने पास में ये कोई स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में जैसे ये मेरे पास में एक लॉक है और ये मेरे पास में एक की है, ये लॉक इस की के बिना काम नहीं कर सकता। तो ये लॉक में जब ये की लगेगी तभी ये काम कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, ये देखो छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ये दोनों यूनिट साथ में रहती है तभी फंक्शन हो पाता है। अगर दोनों यूनिट साथ में तभी फंक्शन होगा ना यार। तो यहाँ पे ये बड़ी यूनिट है, जिसे मैं इस लॉक को बड़ी यूनिट बोल देता हूँ और इस की को क्या बोल देता हूँ, छोटी यूनिट बोल देता हूँ। तो बड़ी और छोटी यूनिट जो है वो दोनों साथ में तभी काम करता है, मतलब तभी प्रोटीन बनता है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन बनाने का काम ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब अगर इन दोनों यूनिट को साथ में लाना है, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आप 12th में जाके पढ़ेंगे कि इस दोनों यूनिट को अगर साथ में लाना है तो यहाँ पे एक आयन का रोल होता है, इस आयन का नाम है मैग्नीशियम आयन। तो जब भी प्रोटीन सिंथेसिस, जब भी ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है तो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में ये छोटी यूनिट और ये बड़ी यूनिट पास में आती है और प्रोटीन बनना चालू हो जाता है। इस तरीके से प्रोटीन बनना चालू होता है। तो छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट दोनों साथ में रहेगी तभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब ये छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट किससे बनती है, तो अपन बोल देते हैं कि राइबोसोम की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है। तो राइबोसोम की मैंने स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पे नाम से पता लग रहा है कि राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और यहाँ पे प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए है उस आरएनए का नाम क्या है, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए के बहुत सारे टाइप है। इसमें ये छोटी यूनिट बड़ी यूनिट में कौन कौन सा और कौन से टाइप के राइबोसोम में
कौन सी यूनिट है, यहाँ पे है आरएनए की। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्ट्रक्चरल यूनिट ये है दोनों, ये मैंने छोटी यूनिट लिख रखी है, ये बड़ी यूनिट। अब अगर आप ऐसे डायरेक्टली करोगे, मैथमेटिक्स लगाओगे यहाँ पे, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? ये 70s है, इसकी देखो एक छोटी यूनिट है 30s, बड़ी यूनिट है 50s। अगर दोनों को ऐड करें तो 80s बनता है, क्योंकि गलत है, ऐसे ऐड नहीं करना डायरेक्टली। ये यूनिट है यार, दोनों यूनिट साथ में मिलके काम कर रही है ना, इसलिए इसे इन दोनों यूनिट को एक कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल दिया अपन ने, 70s बोल दिया है। इधर सेम यही फिनोमिना यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 40 और 80 को अगर आप ये 40 और ये 60 और 40 को ऐड करेंगे तो 100s बनता है, जो कि डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। ये दोनों यूनिट साथ में जब कंबाइन होती है तो इसे 80s एक ग्रुप बोल देते हैं, जैसे अपन 80s टाइप का राइबोसोम बोल देते हैं। तो दो सब यूनिट है, एक बड़ी है, एक छोटी, याद रहेगा। उसके बाद में इस आरएनए की बात कर लेता हूं, आरएनए की बात भी कर लेता हूं और मैं याद भी करवा देता हूं तुम्हें। देखो छोटी सब ये छोटे ये 70s टाइप के इसमें राइबोसोम में जो आरएनए मिलता है, जो आरआरएनए मिलता है, उसका एक टाइप है, ये जो टाइप है ये मिलेगा यहाँ पे कौन सी यूनिट में, ये 30s में, और ये मिलेगा किसमें, 50s में। देखो 30s में क्या मिलेगा, 30s में एक ही याद रखना, 16s आरआरएनए यहाँ पे मिलेगा। तो 16s आरआरएनए आप ऐसे लिख भी सकते हैं, ये 16s आरआरएनए। और इधर 50s में दो आरआरएनए, कौन से, 23s और इधर 5s। ये 55 नहीं है, 5s। तो 23s आरआरएनए, 5s आरआरएनए। उसके बाद में बड़ी जो ये जो बड़ा जो राइबोसोम 80s टाइप का है, उसके छोटी यूनिट में, मतलब 40s में कौन सा आरआरएनए मिलेगा और इसमें 60s में कौन सा आरआरएनए मिलेगा। तो छोटी यूनिट में मिलेगा यहाँ पे 18s, और उसके बाद में 60s में मिलेगा यहाँ पे 28s, 5s और 5.8s। ये मैंने आपको जनरल सी बात बताई। अब मैं इसको याद भी करा देता हूँ साथ में कैसे याद करना है। आप देखो इस वाले पार्ट में देखो, पहले ये वाला जो टाइप है वो है 80s का, ये दोनों आरआरएनए किसके टाइप है, 80s के टाइप है। तो 80s में देखना 60s में जो आरआरएनए है, जो ये जो 20s आरआरएनए, तो इसमें देखो 80s है, तो 80s में देखो इसमें 8 बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 8 तो 8 वाले जो 18s, 28s, 5.8s, ये सब क्या है, ये 80s आरआरएनए में 80s आरआरएनए आएंगे किसमें, यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम में, जिसे अपन 80s टाइप का राइबोसोम बोलते हैं। जिसमें 8 आए वो यूकैरियोटिक सेल के, मतलब 80s टाइप के राइबोसोम में आरआरएनए मिलेगा। उसके बाद में इसको छोड़ के जिसमें देखो 70s टाइप का है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, इधर देखो ये यहाँ पे 23s, ये जो है 5s, इधर भी तो 5s बड़ी यूनिट में मिलता है, बड़ी सब यूनिट में मिलता है, और दोनों में मिलता है। वो इसमें 50s में मिलेगा, 60s में मिलेगा। तो ये तो कॉमन है। और एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 70s में और 80s राइबोसोम में कौन सा आरआरएनए कॉमन मिलता है। तो आपको याद रखना है 5s आरआरएनए कॉमन मिलता है, ऐसे याद भी रख लो साथ में, 5s आरआरएनए यहाँ पे कॉमन मिलता है। तो इसको तो याद करने की वैसे जरूरत है नहीं कि 5s के केस में ऐसे ही याद रखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा मिलता है। बाकी 8 जहां पे आए वो 80s में मिलता है। इनको छोड़ के जो 23s है, 16s है, तो ये 16s छोटा है तो ये छोटी यूनिट में आएगा, 23s बड़ा है तो ये बड़ी यूनिट में आएगा। इसे अपन ऐड करके ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 2 और 3 क्या होता है, 5, तो ये 5s, तो ये इसकी बड़ी यूनिट में आ जाए। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारी बातें बता दी है। इसके अलावा आपको राइबोसोम के बारे में कुछ नहीं जानना है। ये सारी बातें अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो राइबोसोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।